वैसे ही बड़ी दुखियारी रहती है, क्योंकि बचपन में ही उसकी जो माँ है वो मर जाती है। अब मरने के बाद जो पिता है वही अपनी लड़की की जिम्मेदारी निभाता है और अब उसका पालन पोषण करता है और बड़ी मुश्किलों से कैसे कैसे कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करता है। दहेज सब कुछ क्या ऐसा क्या नहीं था जो पिता अपनी बेटी को देता नहीं है, ताकि जो उसकी बिटिया है वो ससुराल में बड़े अच्छे से रहे। लेकिन जो लड़का था वो अपनी पत्नी का जीना हराम कर देता है। इतनी तरह तरह की उसके साथ बर्बरताएं करता है, इतनी तरह तरह की उसके साथ यातनाएं करता है, अपनी पत्नी को इतनी बुरी बुरी तरीके से पीटता है, शराब के नशे में उसको घसीटता है, नोचता है, इतनी उसके साथ बर्बरता करता है कि जो भी सुना उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए कि आज कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। एक राक्षस भी ऐसा नहीं करेगा। वो तो उसका पति था, उसने साथ जीने साथ मरने की कसमें खाई थी। चलो 7 जन्म ना सही, इसी जन्म में वो उसका साथ निभा जाता। चलो साथ भी ना निभाता, उसके साथ कुछ ऐसी बर्बरता तो नहीं करता। हालांकि उस लड़की की माँ भी नहीं थी। अब हद तब हो जाती है कि जब वो लड़की उस 2 महीने की गर्भवती हो जाती है और उस लड़के को ये बात पता होती है कि वो जो मेरी पत्नी 2 महीने की गर्भवती है। लेकिन फिर भी उस लड़के को अपनी पत्नी पर दया नहीं आती है, ना ही बच्चे पर दया आती है। वो इतनी बेरहमी से पीटता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब शर्ती का नमस्कार। हाजिर मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी घटना आपको जागरूक करने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए ऐसी घटना हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कुछ हमारे भाई बहन ने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। तो सुनीता जी हैं, वो आगरा से हैं, ब्रजेश जी लखनऊ से हैं, रवि जी मुरादाबाद से। आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम छेदीलाल होता है और छेदीलाल की जो पत्नी थी वो 5 साल पहले ही उनका देहांत हो जाता है। अब ऐसे में छेदीलाल की 3 लड़की रहती हैं। अब छेदीलाल बड़े ईमानदार और बड़े सच्चे बहुत नेक इंसान थे। हर किसी की मदद किया करते, काफी अच्छे स्वभाव के थे। उनकी पत्नी गुजरने के बाद हर कोई यही छेदीलाल को सलाह देता कि बच्चों की परवरिश कैसे होगी, तुम अकेले अपने बच्चों को पाल पोस नहीं पाओगे, तुम एक काम करो, तुम अपनी शादी कर लो। लेकिन छेदीलाल थे, वो उनका ये कहना था कि मैं शादी कर लूंगा, लेकिन जो औरत आएगी वो कहीं मेरे बच्चों को सताए ना, क्योंकि वो सौतेली माँ होगी। यही डर उनको सताता था और इसी डर के मारे उन्होंने कभी शादी नहीं की और वो अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही करते रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। अब उनकी जो बड़ी लड़की थी उसका नाम नेहा राठौर था और जो बीच वाली लड़की थी उसका नाम कीर्ति था और जो सबसे उनकी छोटी वाली लड़की थी उसका नाम पिंकी होता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब लड़कियां बड़ी हो गई थी। जो सबसे बड़ी बेटी है नेहा, अब नेहा की शादी उनको ख्याल आता है कि अब धीरे धीरे क्यों ना अपनी जिम्मेदारी को निभाया जाए और 3 बेटियों की धीरे धीरे शादी कर दिया जाए। अब उसमें जो सबसे बड़ी लड़की रहती है नेहा राठौर की, वो शादी अब इधर उधर खोजने लगते हैं। आप जान रहे हैं कि आजकल दलाल हैं, तो शादी ब्याह में काफी आसानी हो जाती है। आपको अच्छे अच्छे रिश्ते घर बैठे ही मिल जाते हैं। अब ऐसे में वो दलाल की मदद लेते हैं और दलाल फिर एक रिश्ता बताता है, जो रिश्ता आगरा में होता है। काफी फिर जो नेहा के पिता रहते हैं छेदीलाल, वो लड़के के घर जाते हैं और लड़के वालों का घर देखते हैं। सब कुछ उनको ठीक ठाक लगता है, तो फिर जो अपनी बेटी का नेहा राठौर का रिश्ता उससे कर देते हैं। उस लड़के का नाम अमन राठौर होता है। फर्नीचर की दुकान थी, यानी कि जो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था, घर बार भी अच्छा था। अमन की जो माँ थी वो भी स्वभाव में काफी अच्छी लगी और उसके जो पिता थे वो भी अच्छे स्वभाव के थे और उनकी अमन की 3 बहनें थी। अब उनको रिश्ता काफी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। वो रिश्ता तय करके अपने घर चले जाते हैं। फिर देखते ही देखते शादी की तारीख तय की जाती है। आगरा से मुरादाबाद बारात आती है और दुल्हन को विदा करके बड़े धूमधाम से ले जाती है। आज सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा अपने ससुराल जाती है और ससुराल में ही उसका बहुत अच्छे स्वागत होता है और उसकी जो सास थी उसको नेहा को ये कहती है कि बेटी, इसको तुम अपना ससुराल नहीं बल्कि इसको अपना घर समझ के अंदर कदम रखना और तुम मुझे अपनी सास समझकर नहीं, तुम मुझे अपनी माँ समझकर घर में प्रवेश करना।
अब नेहा जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उसने बचपन से ही वो माँ के प्यार के बिना ही पली थी। अब ऐसे में वो अपनी सास को, ममता को गले लगाती है और फिर रोने लगती है। फिर सास उसको चुप कराती है, कहती है बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब अंदर आओ। अंदर आती है, उसका बड़े अच्छे से स्वागत होता है। फिर एक एक करके सारी रस्में निभाई जाती हैं। फिर उसको बड़े धूमधाम से तैयार करके स्टेज पे बिठाया जाता है। फिर वो रात आती है जिसका हर किसी को इंतजार होता है, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। तरह तरह के सपने होते हैं कि हमारी सुहाग रात कैसी होगी, कैसे हमारे पति से हम कैसे मिलेंगे, कैसे बातचीत होगी। तो ऐसे कुछ सपना लिए नेहा घूंघट नीचे डाले बैठी रहती है सेज पर। तभी जो उसका पति है अमन राठौर, वो उसके कमरे में जाता है और नेहा से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर इतना कह के वो तकिया लेकर वो नीचे सो जाता है। अब नेहा भी फिर कुछ समझ नहीं पाती है और नेहा भी फिर सो जाती है। फिर से ऐसा ही उसके साथ ऐसा ही चलता रहा। अब जो नेहा का पति था अमन, वो नेहा से बातचीत नहीं करता है। जब नेहा उससे कुछ पूछती है तो बस उसका जवाब दे दिया करता। अब नेहा जो थी वो नई नवेली दुल्हन थी, तो वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन नेहा का जो पति है अमन, वो शराब के नशे में आता है और काफ़ी ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी। अब शराब के नशे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब नेहा भी, क्योंकि हर किसी लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे खुश रखे, नेहा भी कुछ बोलती नहीं कि ठीक है, चाहे उन्होंने कैसे भी मेरे साथ वक्त बिताया, संबंध बनाए, चलो उन्होंने बनाया तो सही। अब फिर उसके बाद से वो अपना ससुराल वाले, हालांकि बहुत अच्छे होते हैं, उसको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। जो उसकी सास थी वो भी उसको बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करती है। अब नेहा को चाहिए क्या था, बस नेहा को यही चाहिए था जो उसका पति है, उसका पति भी उसको अच्छे से रखे, उसको पति वाला प्यार दे और उसको सम्मान दे। वो रोज रात को पी कर आता, रोज रात को पीकर आता तो इसके साथ पीने की हालत में शारीरिक संबंध बनाता है। फिर एक दिन नेहा कहती है कि ये क्या है, आप हमेशा रात में रोज शराब पी के आते हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। शराब के नशे में नेहा से कुछ ऐसा कहता है कि नेहा के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने ये शादी मजबूरी में की है और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना मेरी मजबूरी है। मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी, एक सेकंड भी इस कमरे में नहीं रह सकता। फिर नेहा काफी देर ये बात सोचती है और नेहा को लगता है कि हो सकता है उसके पति ने शराब के नशे में ऐसा ही कह दिया हो। अब इस बात को वो अनदेखा कर देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर 2 दिन का वक्त बीतता है। फिर वो देखती है कि उसका जो पति है अमन, वो शराब नहीं पिया रहता है। फिर वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो कहता है कि बताओ क्या बात करनी है। फिर नेहा उससे पूछती है क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, और अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बता दीजिए। और आप मुझे हमेशा, जब से मेरी शादी हुई है, 1 महीने मेरी शादी को हो गया, आप मुझसे खींचे खींचे से रहते, मुझसे दूर रहते हैं। फिर वो बताता है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई और है और मैंने ये शादी अपनी माँ के चलते तुमसे मजबूरी में की है। अब फिर जब ये बात नेहा सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। फिर वो उसके पति के जाने के बाद अपने काफ़ी ज़्यादा रोती है, परेशान होती है और अपने दुख का हाल कहे भी तो किसे कहे और अपनी बीती किसको बताए। अब जो नेहा थी उसको ये बात पता चल चुकी थी कि जो उसके पति का चक्कर है वो किसी और से चल रहा है। फिर नेहा एक दिन अपने पति से पूछती है अमन से कि आखिर में ये ऐसा कब तक चलेगा, अब हमारी शादी का क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। उसका पति कहता है मुझे क्या मालूम, तुमने शादी की, तुम्हें सोचना चाहिए था। तो नेहा कहती है कि मुझे तो नहीं पता था कि आपका संबंध किसी और के साथ है। अगर आपको ऐसा था तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसमें नेहा का जो पति होता है उसको काफ़ी ज़्यादा उससे लड़ाई करने लगता है और बातों ही बातों में उसको पीटने लगता है कि तुम मुझसे ये सब पूछने वाली होती कौन हो, तुम अपनी 2 रोटी से मतलब रखो, तुम्हें 2 रोटी मिल जाती है, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। अब यह कहकर फिर नेहा फैसला करती है कि वो अमन को छोड़ देगी और शायद अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढेगी और जब तक उसको कोई काम धंधा नहीं मिलता है वो अमन के साथ ही रहेगी। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारा पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो उसे देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे की घटना जानना है कि आखिर में नेहा के साथ क्या हुआ और नेहा क्या उससे तलाक लेके फिर आगे रहने का फैसला करती है या नेहा अपने पति के साथ ही रहे।